गाइस इस वीडियो में अपन यूनिट्स एंड डायमेंशन और काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके नीट और जेई दोनों के हिसाब से आप इसको शॉर्ट नोट्स के बेसिक पे देख सकते हैं। आपके पेपर के पहले आप लास्ट टाइम इसका रिवीजन पूरा अच्छे से करिएगा इस सीरीज़ का, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपकी फिजिकल क्वांटिटी फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। mlt-2 कैसे आया। फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, एम ए के बराबर होता है। एम ए जिधर आपका ए एक्सीलरेशन है और एम मास है। मास की यूनिट आपकी केजी होती है। केजी को आप मास को सिंपली एम से डिनोट करते हो और ए आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और द वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को LT-2। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से जो कि आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी का आपका जो डायमेंशन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है एनर्जी। तो जनरल फार्मूला के बेसिक पे देखा जाए तो ml²T-2 होता है। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के डायमेंशंस आपको रटे हुए होने चाहिए। ये यदि आपसे पेपर में आ जाए पूछ ले तो आपसे बनना चाहिए। जैसे कि एप्सिलॉन नॉट का होता है एम इनवर्स L-3 T⁴ A² के बराबर। और म्यू नॉट का डायमेंशन होता है ml-T-2 A-2 के बराबर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जो भी आप दो चीज़ों को ऐड कर रहे हो, जैसे कि आपने इधर UT प्लस आप AT² लिखा है, तो UT और AT² इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए और इन दोनों के डायमेंशन आपके S के इक्वल भी होने चाहिए, क्योंकि आपने इक्वल टू में S लगाया है। कोई भी दो चीज़ों को आप ऐड जब भी कर सकते हो फिजिक्स में, जब उन दोनों के डायमेंशन सेम हो। ऐड करो चाहे सेपरेट करो, दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। और उसके बाद अब जैसे कि आपकी फिजिक्स की बुक के क्लास 11th की, उसमें इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। U1N1 = U2N2। U क्या है आपका यूनिट बता रहा है, N आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है। जैसे कि आप सी जी एस से आपके मतलब आप सिंपली सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड से मीटर ग्राम सेकंड में कन्वर्जन वगैरह करेंगे, तो उन सब में ये आपका यूज़ होता है। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब भी चेंज करते हैं तो ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। ये आपके इसके ऊपर बहुत सारे आपको बेसिक क्वेश्चंस भी पता होंगे, और यदि नहीं पता है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये अभी के टाइम पे आपके लिए वन ऑफ दी ईजीएस्ट और स्कोरिंग फॉर्मूला हो सकता है। रेनॉल्ड्स नंबर का आपको पता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी रेनॉल्ड्स नंबर से ही आप समझ जाओ कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है रो भी आपका क्या है, भी आपका वेलोसिटी है, डी आपका डायमीटर है, क्रॉस सेक्शन। इधर आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है, जो आपका डी है वो आपका क्या है, डी आपका डायामीटर है। एक आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप का आपका डायमीटर है डी। और रो आपको पता है बेसिकली क्या है, रो आपकी डेंसिटी है। और तो रो जी सॉरी ई रेनॉल्ड्स नंबर =ρ/V/d ईटा। ईटा आपका विस्कोसिटी का कांस्टेंट है। अब आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, एरर्स के ऊपर आ जाते हैं अपन। ये आपका यूनिट्स और डायमेंशंस के ऊपर आप कह सकते हो लगभग पूरा हो गया। और इसमें अब अपन एरर्स की बात करेंगे तो आपका जो एवरेज एरर रहता है उसका फॉर्मूला रहता है R1+R2+Δs+Rn, मतलब जितने भी सबको ऐड कर दो अपॉन में n के बराबर। और जो आपका एब्सोल्यूट एरर होता है Δr1 = R1 - R एवरेज, Δr2 = R2 - R एवरेज। तो ऐसे आप एब्सोल्यूट एरर्स निकाल सकते हो। अब आपसे यदि एब्सोल्यूट मीन एरर पूछे तो जो अभी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाले हो इसका आप मोड लोगे। मोड लेने के बाद इन सबको ऐड कर दोगे तो अपॉन में मीन का फॉर्मूला तो आपको पता है। मीन के लिए कभी भी क्या करते हैं, मीन के लिए डिवाइड बाय एन करते हैं। तो इसमें डिवाइड बाय एन कर देंगे तो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर आने के बाद अब आपकी जो फाइनल रीडिंग रहेगी, फाइनल रीडिंग में आप क्या करोगे, जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले हो ना, मीन एब्सोल्यूट एरर में आपका जो एवरेज एरर आया था उसको मतलब प्लस माइनस करके उसको लिख दोगे। ये आपकी फाइनल रीडिंग रहेगी, मतलब इतना कम ज़्यादा हो सकता है। बेसिकली आपकी फाइनल रीडिंग ये बताएगी जो आपका आंसर आया है सॉरी फॉर डेट। तो फाइनल रीडिंग आपकी ये बताएगी जो आपका आंसर आया है
तो उसमें इतना आपका इतना डिफरेंस आ सकता है आंसर में आपके। तो ये आपको फाइनल रीडिंग बताएगी। इसके बाद अपन नेक्स्ट चीज़ जो आपका एरर कैलकुलेशन है। एरर कैलकुलेशन आप फिजिक्स में क्या करते हो? तो बेसिकली आप लोगों ने मैथ नहीं पढ़े, फिर नहीं तो जो आपके जेई वाले हैं उनको इस चीज़ में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि जेई में उनने जो एरर का फॉर्मूला पढ़ा रहता, वो सॉरी, मैथ में उनने जो एरर का फॉर्मूला पढ़ा रहता है उसमें क्या रहता है, जैसे कि ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में इसकी जो पावर है वो आती है साथ में, बाकी इधर जैसे कि प्लस लिखा है तो उधर उनके में माइनस आता है, क्योंकि वो माइनस के साथ खेलते हैं, वो मैथ में एग्जैक्टली वैल्यू के साथ खेलते हैं। और फिजिक्स में अपन काय की बात करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में फिजिक्स में अपन बात करते हैं मैक्सिमम एरर के बारे में। इन फिजिक्स वी टॉक अबाउट मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर के लिए जब भी अपन बात करते हैं तो अपन चाहे वो नीचे लिखी हो चाहे ऊपर लिखी हो, अपन हमेशा ऐड करते हैं, तो क्योंकि मैक्सिमम एरर ये बताती है कि मैक्सिमम इतनी एरर हो सकती है। और जो मैथ में जैसे कि डिफ्रेंशिएशन वगैरह के बेसिक पे आता है क्वेश्चंस, उसमें आपको एग्जैक्ट एरर बतानी पड़ती है। फिजिक्स में अपन मैक्सिमम एरर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इधर आप बेसिकली आप तो ये फॉर्मूला याद रखो। तो यदि ये कोई भी चीज़ है जिसमें आपसे एरर पूछी गई है, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी अपॉन में जेड की पावर सी, इसमें आपसे मैक्सिमम एरर पूछी गई है, तो इसमें जो आपकी मैक्सिमम एरर होने वाली है वो डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस बी डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस सी डेल्टा जेड अपॉन जेड के बराबर होने वाली है। गिवन एरर्स इन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, मतलब जो इधर आपका क्वेश्चन है, आपको इन तीनों में तो एरर गिवन है, आपको पी में एरर निकालना है। तो आप पी में एरर कैसे निकालोगे ये आप समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब इधर एक चीज़ मिसिंग है, जो आप यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ लेते हो वो क्या है? यदि आप लोगों के दिमाग में अभी तक आ गया हो तो अच्छी बात है। स्क्रू गेज और स्क्रू गेज मिसिंग है, और एक और क्या, स्क्रू गेज और एक और कौन सा वो आपका रहता है, एक तो आपका स्क्रू गेज मिसिंग है और दूसरा आपका बर्नियर कैलिपर स्केल मिसिंग है। तो इन दोनों को आपको देखना है, बर्नियर कैपिलर स्केल और स्क्रू गेज, इन दोनों को आपको देख लेना है अलग से। तो अब उसके बाद अपन बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन की आप जब बात कर रहे हो तो बी एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है। डेल्टा एक्स आपकी डिस्प्लेसमेंट बता रहा है और डेल्टा टी आपका टाइम बता रहा है, ठीक है। अब बी एवरेज को निकालने के लिए आपके पास एक और फॉर्मूला का आप यूज़ कर सकते हो। तो एक और फॉर्मूला का जो आप यूज़ कर सकते हो वो है बी इज़ इक्वल टू कोई भी चीज़ का जो भी आप टाइम के साथ यदि आपको गिवन रहती है तो उसमें आप क्या करते हो, अपॉन में तो आप लिख दोगे T2 माइनस T1 और ऊपर आप एवरेज निकाल लोगे, जैसे कि बी डी टी। यदि आपको बी पर्टिकुलर टाइम का फंक्शन गिवन है और आपसे एवरेज पूछा है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम T1 टू T2 बी डी टी को और अपॉन में T2 माइनस T1। ये आपका बी एवरेज का एक दूसरा फॉर्मूला। ऐसे ही एक्सेलरेशन का एवरेज का फॉर्मूला जो है आपका डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी के बराबर है। और इसी को आप एक और, यदि आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो उस टाइम पे जो आप एवरेज निकालोगे वो आपका फॉर्मूला आएगा फ्रॉम T1 टू T2 ए डी टी अपॉन T2 माइनस T1। और एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है जो आपको वन डायमेंशन में पता होना चाहिए, वो है ए वी डी वी अपॉन डी एक्स। इस फॉर्मूले को भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका बहुत इजी फॉर्मूला है और इसका बहुत बेसिकली यदि जेई के उस पर देखा जाए तो उसका बहुत यूज़ किया जाता है। नीट के बेसिक पे भी आपको ये फॉर्मूला बहुत इजी है और पता होना चाहिए। अब उसके बाद अपन बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में। जब अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो आपको ये कुछ जनरल फॉर्मूले जो आप क्लास 11th और क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो, जैसे कि यदि आपको एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया हो तो उस केस में जो आपका वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो उस केस में आपकी जो वेलोसिटी होने वाली है वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के बराबर होने वाली है। और जो आपका एक्सीलरेशन होने वाला है वो डी वी अपॉन डी टी के बराबर होने वाला है। यदि आपको बी ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो या फिर नहीं तो बी ऐसा फंक्शन ऑफ एक्स दिया हो, तो बी ऐसा फंक्शन ऑफ टी दिया है तो आप उस केस में आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी से आपका एक्सीलरेशन मिलने वाला है।
और यदि आपको एक्स निकालना है तो आपको बी एज अ फंक्शन ऑफ टी गिवन है, आप डी टी को उधर ले जाओगे और दोनों तरफ इंटीग्रेशन मार दोगे, तो इससे क्या आपको एक्स मिल जाएगा। यदि आपको बी एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया हो तो एक्स पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और यदि एक्सलेशन पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब उसके बाद यदि आपको एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया है तो आप जनरली टाइम निकाल सकते हो। एक्स यदि एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया है तो आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो जैसे कि डी एक्स अपॉन डी टी आपका वेलोसिटी हो जाएगा। और वेलोसिटी यदि एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है आपको, ये क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या है आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो उस केस में यदि आपसे रिलेशन पूछ लिया जाए टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो उस केस में आप टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन कैसे निकालोगे, आप एक्स को इधर सब्सटीट्यूट करोगे और टी डी टी को उधर सब्सटीट्यूट कर दोगे और दोनों तरफ इधर भी वापस से इंटीग्रेट मार दोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। अब यदि आपको एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हो, एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हो, तो उस केस में आप क्या करोगे। ऐसा फंक्शन ऑफ वेलोसिटी के केस के लिए आपको दो चीज़ें गिवन हो सकती है, वी डी वी बाई डी एक्स, एक तो ये गिवन हो सकता है और दूसरा डी वी अपॉन डी टी आपको गिवन हो सकता है। और यदि आपको एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स दिया है तो उस केस में जो आपका ए होएगा वो आपको सिंपली एक्स के केस में डायरेक्टली आपको ऐसे ही गिवन होएगा, ए इज इक्वल टू बी डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर। इस तरफ भी आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट मार देना है। ये आपका एफ एक्स से बी एक्स को उधर भेजोगे तो इधर इधर आपसे रिलेशन आ जाएगा एक्स रिलेशन, इधर से सिंपली आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी। यदि वेलोसिटी के बारे में पूछा है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जब आपको फंक्शन एज अ एक्स की बनो, तो जब आपको एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स की बनो। तो अब उसके बाद अपन बात करेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सलेशन। यदि आपका एक्सलेशन कांस्टेंट है तो उस केस में आप ये जनरल फार्मूलेस यूज़ कर सकते हो जो अपन ने पहले से पढ़ चुके हैं। पहला बी इज इक्वल टू यू प्लस ए सी ए टी, सेकेंड फार्मूला एज इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर, थर्ड बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और यदि एंड सेकेंड में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है वो पूछा जाए आपसे, तो एंड सेकेंड में जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एंड सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन के बराबर आता है। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। एक बार वापस से बोलो मेरे साथ, मेरे साथ, जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है एंड सेकेंड में वो होता है u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन के बराबर। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे अपन देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और जो आपको पता होना चाहिए। यदि आपका टू डायमेंशन में मोशन हो रहा है, टू डायमेंशन में यदि आपका और आप कह दो मोशन आपका वन डायमेंशन में ही है, बाकी वो यदि आपका वाई एक्सिस में हो रहा है, मोशन इन वन डायमेंशन इन वाई एक्सिस, आप इधर ऊपर लिख सकते हो मोशन मोशन इन वन डायमेंशन इन वाई एक्सिस। तो इस केस में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। टाइम ऑफ एसेंट आपका टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है जो कि आपका यू बाई जी के बराबर होता है। अब यू बाई जी कैसे आया ये आपको जनरली अभी तक आई होप पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। इस केस में आप जब नीचे से चालू कर रहे हो तो ऊपर जाके आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली है। फाइनल वेलोसिटी जब आपकी ऊपर जाके जीरो होने वाली है, आपको वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हो सकता है आपको मेरी स्पीड तेज लग रही हो, बाकी इस टाइम पे आपको इस स्पीड के साथ पढ़ना होगा, ठीक है। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है और जो आपका g है वो आप ऊपर जा रहे हो तो नेगेटिव लोगे, तो जी टी इज इक्वल टू यू आप कह सकते हो। जब आप एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कर दोगे तो इधर से जब आप g की वैल्यू t की वैल्यू निकालोगे तो t की जो आपकी वैल्यू आएगी वो u बाई जी के बराबर आने वाली है। और ये आपका पर्टिकुलर टाइम ऑफ एसेंट है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा, वही आपका टाइम ऑफ डिसेंट भी हो जाएगा। और जो आपका टोटल टाइम होएगा फ्लाइट का वो आप कह सकते हो तो टी इज इक्वल टू टू यू बाई जी के बराबर हो जाएगा। मतलब जितना जाने में लगा प्लस जितना आने में लगा दोनों का सम कर दो तो वो टू यू बाई जी के बराबर हो जाएगा। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, जो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उससे आप कह सकते हो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एक्स। और आप ये भी कह सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू
ए एक्स और ए आपका जी के बराबर है, तो आपका बी तो इधर जीरो है, फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो रही है, तो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी के बराबर आ जाएगा। बी को आप जीरो कर दोगे और बी को जैसे ही आपने जीरो किया और नीचे आपने टू जी को भेज दिया, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अब यदि आपका ये आ गया तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, एक इक्वेशन ये और पहली इक्वेशन ये, इन दोनों को कंपेयर करने पे आपको टाइम का एक और फॉर्मूला मिलने वाला है जो कि है अंडर रूट टू एच बाई जी, और इसको फ्री पॉल इक्वेशन भी कह सकते हैं। फ्री पॉल इक्वेशन में जो आपकी टाइम की वैल्यू होती है वो आपको दो वैल्यू याद रखना है, एक तो टू यू बाई जी के बराबर याद रखना है और दूसरी वैल्यू आपको याद रखना है टू एच बाई अंडर रूट टू एच बाई जी के बराबर। और ये आपको हाइट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी के बराबर। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट अनदर थिंग दैट एक पर्टिकुलर हाइट पे यदि आपसे पूछा जाए कि मान लो कि भैया इस हाइट पे आपका पार्टिकल कब कब आएगा, तो इस साइड पे आपका पार्टिकल एक बार इधर आ रहा है, एक बार इधर आ रहा है, तो इन दो इस साइड पे आपका पार्टिकल पर्टिकुलर दो बार आ रहा है, तो इन दोनों टाइम के लिए जो आपकी टाइम की वैल्यू है वो क्या क्या आएगी, वो आपको टाइम की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो उस पर्टिकुलर दोनों टाइम के लिए जो आपकी टाइम की वैल्यू आएगी उसके लिए आपको इस इक्वेशन का यूज़ करना है, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, पार्टिकल इज एट एच टॉइस। आपको ये तो समझ में आ रहा है ना, कोई भी जैसे कि मान लो आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो एक ही हाइट पे दो बार रहेगी, एक तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और बाकी यदि आप कोई भी हाइट की बात करोगे तो वो उधर दो बार रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ये आपका टाइम के साथ क्वाड्रेटिक है, तो इधर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको टाइम की दो वैल्यू मिलने वाली है। एक वैल्यू तो आपकी वो होगी जब आपकी पहली बार बॉल इधर आएगी जो कि आपका छोटा होएगा टाइम पीरियड, और दूसरी आपका टाइम पीरियड बड़ा होएगा क्योंकि वो आपका इधर से लेके इधर तक कैलकुलेट होने वाला है, तो वो आपका टाइम पीरियड बड़ा होने वाला है। इधर भी वही लिखा है कि आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट एज्यूम कर लिए, तो उस पॉइंट पे जो आपका पहली बार बॉल पहुंची थी जब, तो वो टाइम पीरियड आपका कम है जब बॉल उधर दूसरी बार पहुंची थी उससे, ठीक है। अब इधर आपसे पर्टिकुलर ग्राफ के बेसिक पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं बी वर्सेस टी का ग्राफ आपको क्या क्या देता है, और ऐसे ही आप जितने भी मतलब ग्राफ के बेसिक पे क्वेश्चन है, ग्राफ आप जितने ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब ग्राफ के बेसिक पे बेसिकली तीन तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आपसे उसके जो एरिया है उसके बेसिक पे पूछ लेगा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है उसके स्लोप के ऊपर, तीसरा क्वेश्चन इन दोनों को मिक्स करके पूछा जा सकता है, और जो आपका डायरेक्ट दिख रहा है, मतलब जो आपको ग्राफ में दिख रहा है डायरेक्ट आपके ऑब्जर्वेशन, इन तीन चीज़ों के ऊपर आपसे ग्राफ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार मैं वापस से लिख रहा हूँ, कोई भी ग्राफ यदि आपके पास आता है तो तीन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। पहला आपसे स्लोप के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, आप स्लोप निकाल के चेक कर लेना, मतलब स्लोप में आपको बस डिफ्रेंशिएट करना है, यदि आपको थोड़ा बहुत भी डिफ्रेंशिएशन का नॉलेज है तो आप उसका यूज़ करके स्लोप निकाल सकते हो। दूसरा आपसे एरिया, अब एरिया में आपको इंटीग्रेशन करना है, एरिया में आप इंटीग्रेशन करके उसके अंदर का एरिया निकाल कर सकते हो। तीसरा ऑब्जर्वेशन, इन तीन चीज़ों के ऊपर कोई भी आपका ग्राफ का क्वेश्चन है तो इन चीज़ों के ऊपर आपका ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन आए तो इन तीन चीज़ों का ही ध्यान रखना है। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, अब अपन बात करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। अपन ने जैसे कि मोशन इन वन डायमेंशन इन ओरिजोनटल और वर्टिकल दोनों की बात कर ली, अब अपन मोशन इन टू डायमेंशन की बात करेंगे। तो मोशन इन टू डायमेंशन के लिए आपको याद रखना है जो आपका मोशन टू डायमेंशन में वो आपका कुछ नहीं कॉम्बिनेशन है मोशन इन वन डायमेंशन इन टू एक्सेस। अभी आपने पर्टिकुलर वर्टिकल और पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल इन दोनों में अलग अलग बात की है, अब इन दोनों को एक साथ में लेके आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे कि आपने अभी देखा था 2u/g, तो इधर आपका जो आपका पर्टिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा टाइम पीरियड के लिए, तो आप पर्टिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट के लिए 2u sin थीटा लिख सकते हो। तो आपने वो मतलब u का वेलोसिटी का आपने वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया है, ठीक है। ये आपका और कुछ नहीं, ये बता रहा है आपने वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लिया है, तो जो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा वो 2u sin थीटा अपॉन जी के बराबर, जो कि फर्दर आप कह सकते हो 2u/g के बराबर होएगा, ठीक है। अब अपन एच की बात करेंगे, मतलब ये मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट में जिधर जिधर आपने उधर u लिखा था ना, उधर उधर आपको इधर u/y लिख देना है, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर
मतलब यू बाई स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। और यदि आप एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस की जब अपन बात करेंगे तो एक्स एक्सिस में तो आपका कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, ये आपका जी एक्सेलरेशन तो बाय एक्सिस में ही था। एक्स एक्सिस में जब आपका कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो यू एक्स आपका कांस्टेंट होने वाला है। ए आपका क्योंकि कह सकते हो आप ए एक्स जीरो के बराबर है। एच मैक्स आपका कब आएगा आपको ये भी पता होना चाहिए। अब जैसे कि इधर अपन ने एच मैक्स की बात करें तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है वो, और आपको अचीव कब होगी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको जब मिलेगी जब आपका थीटा 90 डिग्री होएगा। तो जब आपका थीटा 90 डिग्री होएगा उस टाइम पे आपको एच मैक्स अटेंड होएगा। ठीक है, हालांकि पर्टिकुलर एक एंगल पे यदि आप बात करो तो एच मैक्स अलग अलग होएगा। बाकी यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स आपको कब मिलेगा तो प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स आपको जब भी मिलेगा जब आपका साइन थीटा 90 डिग्री होएगा। ठीक है, तो रेंज की अवधि अपन बात करेंगे। रेंज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यू एक्स इंटू टी के बराबर होता है। अब जैसे कि अपन ने बात किया यू एक्स इंटू टी के बराबर रेंज का फॉर्मूला क्यों होता है। आपको कभी भी हर चीज़ के पीछे रीजन ढूंढना है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है हाँ भैया ठीक है हम याद कर लिया, ऐसा नहीं। यदि आप ऐसा सोच के याद कर रहे हो तो पेपर में जाके आपसे कुछ नहीं बनने वाला। आपको हर चीज़ के पीछे का डेप्थ नॉलेज पता होना चाहिए। जैसे कि अब यू एक्स टी इसके लिए होता है, अपन ने बात करें ए एक्स आपका जीरो होता है। जनरली जो आपको कभी भी दो डायमेंशन में यदि खेलना हो तो दोनों डायमेंशन में आप अलग अलग खेलोगे। आप वर्टिकल के लिए अलग चीज़ें सॉल्व करोगे और ओरिजेंटल के लिए अलग चीज़ें सॉल्व करोगे। आप दोनों के कंपोनेंट्स में उनको ब्रेक डाउन कर लोगे हर चीज़ों को दोनों कंपोनेंट्स में, और दोनों कंपोनेंट्स में अलग अलग सॉल्व करोगे। तो आप अपन इधर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में जो आपका यू एक्स टी के बराबर होएगा क्योंकि जो आपका एक्स है वो जीरो के बराबर है। तो रेंज आप एक्स एक्सिस में ही निकालोगे। एक्स एक्सिस में जो आपकी रेंज आएगी वो यू एक्स इंटू टी के बराबर आएगी क्योंकि ए एक्स आपका जीरो के बराबर है। और टी की वैल्यू अब भी आपने ऊपर निकाले थे 2u बाय अपॉन जी के बराबर लिख सकते हो। तो इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो 2u एक्स यू बाय अपॉन जी के बराबर। और इसको फर्दर आप कैसे लिख सकते हो, तो ये 2 है, यू इधर से यू कॉस थीटा आएगा, इधर से यू साइन थीटा आएगा। तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा आपका साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यू दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर आप इसे लिख सकते हो। अब अगली कंडीशन फॉर आर मैक्स। अब अपन रेंज की मैक्सिमम की बात करेंगे। मैक्सिमम रेंज और सेम रेंज आपको कब मिलेगी, मैक्सिमम रेंज आपको कब मिलेगी। मैक्सिमम रेंज मिलेगी जब आपका साइन 2 थीटा मैक्सिमम होएगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होएगा जब आपका 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर होएगा। तो इधर से आप कह सकते हो जो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी वो 45 डिग्री पे मिलेगी। ठीक है, और मैक्सिमम रेंज आपकी काय के बराबर होने वाली, मैक्सिमम रेंज आपकी यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होने वाली है। और अब अपन यदि सेम रेंज की बात करें तो सेम रेंज आपको कब मिलती है, जब कोई भी दो प्रोजेक्टाइल का आपका यदि थीटा और रेंज ये दोनों सेम हो। जैसे कि इसमें कंडीशन अप्लाइड है, आपकी दोनों की रेंज सेम होनी चाहिए। और थीटा मतलब आपका दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिला के 90 डिग्री के बराबर होने वाला है। जब भी दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिला के 90 डिग्री के बराबर होएगा और दोनों की रेंज इक्वल होएगी तो उस कंडीशन में जो आपकी ही आप कह सकते हो उस कंडीशन में जो आपकी ही मतलब यदि दोनों प्रोजेक्टाइल का थीटा का सम करके यदि 90 डिग्री आ रहा है तो उस केस में जो आपकी रेंज है वो इक्वल होने वाली है। इक्वल रेंज के लिए ये आपका फॉर्मूला होता है। इक्वल रेंज के दो सेम रेंज के दो उसके लिए आपका ये पर्टिकुलर फॉर्मूला मतलब पर्टिकुलर कंडीशन है कि दोनों का आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दोनों को सम करके 90 डिग्री आना चाहिए। अब इसके बाद आप और आगे बढ़ोगे तो और आपको और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर हाइट पे यदि आपसे पूछ ले कि वेलोसिटी क्या होएगी तो इसके लिए आपको क्या करना है, एनालाइज आप इसको क्या कहेंगे अपन, एनालाइज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पर्टिकुलर टाइम टी। एक पर्टिकुलर टाइम टी पे आप एनालाइज कर रहे हो कि भैया आपके प्रोजेक्टाइल में चल क्या रहा है, अभी क्या मोशन वगैरह फॉलो हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आपका एक्स एक्सिस में आप पर्टिकुलर इसको दो अलग अलग डायमेंशन में देखो, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में अपन दोनों की अलग अलग बात करेंगे। आपका पर्टिकुलर टाइम टी पे ये बी स्पीड से इधर जा रहा था, बाकी बी वाई कंपोनेंट इसका इधर है और बी एक्स कंपोनेंट इधर है। तो बी एक्स आपका यू एक्स के बराबर होने वाला है और जो आपका बी वाई होने वाला है वो यू वाई माइनस जी टी के बराबर होने वाला है। क्यों,
क्योंकि आपका बाई एक्सिस में तो आपको एक्सेलरेशन है, और जब आप ऊपर जाओगे तो माइनस जी के बराबर आपका एक्सेलरेशन होएगा। तो जो आपका बी आएगा वो आएगा आपका अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ये आप को जनरल फार्मूला है। यदि आपका कोई भी दो परपेंडिकुलर रहते हैं तो उस केस में आपका ये आता है। बेसिकली आपका ये वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन आपको पता होना चाहिए। वेक्टर एडिशन के बेसिक पे आप इधर आए हो। तो वेक्टर एडिशन का जनरल फार्मूला होता है, यदि आप a प्लस बी करोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यदि कोई भी दो परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के बीच में कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। और ये दोनों के बीच में एंगल है। दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए आपने क्या किया, टेन इनवर्स बी वाई अपॉन बी एक्स पर्टिकुलर टाइम टी पे जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट्स था अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपका एंगल है हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी के बीच में अल्फा, उसकी वैल्यू आपको देने वाला है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स बी वाई अपॉन बी एक्स। यदि आपसे पर्टिकुलर एंगल पूछता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ओके, अब उसके बाद तीसरी कंडीशन आती है कि आपसे एक्स की वैल्यू पूछ लें कि पर्टिकुलर उसमें आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो पर्टिकुलर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो यू एक्स इंटू टी के बराबर होगा। और बाई एक्सिस में जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल है बाई इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होएगा। ठीक है, और जो आपका आर होएगा मतलब आपका पर्टिकुलर उस पोजीशन पे जो आपका आप कह सकते हो तो कि आपने की जो भी पोजीशन है, पोजीशन को आप कैसे डिफाइन करोगे। पर्टिकुलर पोजीशन पे आपकी जो पोजीशन है उसको आप एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप के साथ में डिनोट करोगे। और उस पोजीशन में जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के बराबर। तो इस टाइम पे जो आपकी का यू एक्स रहने वाला है यू कॉस थीटा के बराबर ही रहने वाला है। तो मतलब अब ये आपकी जनरल टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ कि भैया इधर क्या क्या है। तो यू एक्स आपका यू कॉस थीटा है, यू बाय आपका यू साइन थीटा है, यू एक्स आपका जीरो है आपको पता है, ए बाय आपका माइनस जी के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आपको वो अगली ट्रेजेक्टरी में याद रखना है, यूजिंग एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा डॉट टी। मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी आपको पता है एक्स एक्सिस में यही आने वाला है, क्योंकि एक्स एक्सिस में मैक्सिमम केसेस में जो आपका एक्सीलरेशन है वो जीरो आने वाला है। अपने पास एक वो भी केस है भैया जब आपका एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन गिवन रहता है, अपन उसकी भी बात करेंगे वो बहुत बाद में। बाकी अभी आप ये जनरल याद रखो, यदि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन है तो उस केस में आपको वो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा इंटू टी के बराबर होती है, बाई की वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होती है। तो जो आपकी बाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ये आपको याद रखना है। एक बार वापस से बोलो मेरे पास साथ, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। वापस से वन टाइम मोर, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपके पास टाइम हो तो आप इसको इन सब चीज़ों को आप पर्टिकुलर डिफाइन करके देख सकते हैं। ये चीज़ें आपसे प्रूव हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि इधर आपका टेन थीटा लिखा है, एक्स लिखा है, तो आपने ये मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको पता होना चाहिए बाई में जो आपकी जनरल इक्वेशन है बाई इज इक्वल टू क्या होती है, बाई इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस ए बाय टी स्क्वायर। तो आप टी की वैल्यू इधर से निकाल के बस इधर सब्सटीट्यूट कर रहे हो और आपको ये मिल जाएगा। आपको टी की वैल्यू इधर से निकाल के इधर सब्सटीट्यूट करना है, इधर से आप निकालोगे तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी। और ये जो आपको बाई इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस ए बाई टी माइनस वन बाई टू ए बाई टी स्क्वायर इधर सब्सटीट्यूट कर देना तो आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज़, यदि आपको कोई ये मैथ साइंस वालों को आई होप पता होएगा, बाकी आप लोगों के लिए नया हो सकता है, नीट वालों के लिए बाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ऐसी यदि आपको क्वाड्रेटिक ध्यान देना, इधर क्वाड्रेटिक में जो आपका क्वाड्रेटिक में जो आपका एक्स स्क्वायर का है
उसके पहले आपका नेगेटिव साइन है, तो इस केस में जो आपकी रेंज होगी वो होगी ए अपॉन बी के बराबर, ए अपॉन बी के बराबर। और इस टाइम पे जो आपकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है वो आएगी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर के बराबर आने वाली है। बस कंडीशन ये है, यदि आपका कोई भी इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में गिवन है तो उस केस में आपकी रेंज ए बाय बी के बराबर आती है। जैसे कि इधर आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर के साथ में नेगेटिव का कंपोनेंट है, तो इसको आप ऐसा ट्रीट कर सकते हो। तो इस केस में जो आपकी रेंज आती है वो आपको पता होनी चाहिए, ए बाय बी के बराबर आपकी रेंज आती है। और आप इस केस में जो आपकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है उसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स टेन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर के बराबर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल इक्वेशन की बात करेंगे, तो उसमें आप पर्टिकुलर एक टॉवर की हाइट पे से यदि बॉल को फेंकते हो तो उस केस में क्या क्या कंडीशंस होती है आपको उसकी बात करना है। प्रोजेक्टाइल फिक्स फ्रॉम टॉवर, ठीक है, एट सम एंगल टू फाइंड टाइम राइट इक्वेशन अलोंग बाय। तो यदि आपको टाइम निकालना हो तो बाय के अलोंग आपको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो बाय के अलोंग जब आप इक्वेशन लिखोगे एक्स बाय इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस 1/2 मतलब हाफ ए बाय टी स्क्वायर के बराबर। तो एच आप अब यदि जैसे कि आपने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो और कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हो। तो यदि आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो आप तो एच नेगेटिव लोगे, तो माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा डॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव और कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो। तो ध्यान रखना, यदि आप इसमें साइन आपके हिसाब से वेरी भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव लोगे। यदि आप डाउन द साइड नेगेटिव और अप दी साइड पॉजिटिव ले लोगे तो फिर उसके हिसाब से इधर आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। जनरली मेरा काम था इधर इक्वेशन लिखना, बाकी फाइंड आउट आपको करना है। इस केस में आपको टाइम पीरियड वापस से आप देख सकते हो, टी में क्वाड्रेटिक बन गई, टी में यदि क्वाड्रेटिक बन गई तो आप टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हो। तीसरी चीज़, यदि आपसे इस अब रेंज पूछ ली जाए, आपने टाइम पीरियड आपको इधर से निकालना है, आपको इधर से टाइम पीरियड की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू को आपको रिजेक्ट करना है क्योंकि टाइम आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब हो तो सकता है टाइम, यदि आप ऐसे एज्यूम करो कि आप अभी जो टाइम चल रहा है यदि आप अभी 0 से स्टार्ट करोगे तो जो अभी तक का टाइम हुआ वो नेगेटिव हो गया। बाकी जनरली यदि आप देखा जाए आप बॉल को फेंक रहे हो तो उसको आने में कुछ टाइम लगेगा, तो इधर आपका टाइम पीरियड जो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी वो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे और जो आपकी रेंज आएगी वो यू कॉस थीटा इंटू टी के बराबर आने वाली है, ठीक है। और टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो आप ऊपर वाली इक्वेशन से यूज़ करोगे। नेक्स्ट केस अपना आता है, यदि अपन ने एक पर्टिकुलर यूज स्पीड से अप साइड फेंका था, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे फेंका था। अब यदि इधर जो नेक्स्ट कंडीशन है अपन डायरेक्ट सीधा फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, तो अपन ने कोई एंगल थीटा वगैरह पे नहीं फेंका। इस टाइम पे जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा वो टी इज इक्वल टू √2h बाई जी के बराबर होने वाला है। जो आपकी रेंज होने वाली है वो रेंज तो आपकी यू टी के बराबर ही होने वाली है। मतलब यू एक्स भी मेरे को लिखना चाहिए था, बाकी आप लोग समझ जाइए। इधर एक्स एक्सिस की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे तो, और जो आपका टाइम पीरियड है वो √2h बाई जी के बराबर होएगा, ठीक है। अब आप लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि भैया इधर तो टाइम पीरियड निकालने के लिए अपन ने इस इक्वेशन का यूज़ किया, इधर आपने जनरली इस इक्वेशन का यूज़ कर लिया टाइम पीरियड के लिए। इन दोनों में आपका डाउट आना लॉजिकल है, और यदि नहीं आता तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि हाँ भैया बात तो सही है, इधर टी की वैल्यू निकालने के लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन का यूज़ किया और इधर डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगा दिया √2h बाई जी। तो इधर फॉर्मूला अपन ने इसके लिए लगा दिया क्योंकि इधर आपने एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे फेंका है, तो आपको जो बाय कंपोनेंट है वो आपका यूज़ होने वाला है, और इधर आपने डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली फेंका है तो इधर आपका बाय एक्सिस में जो एक्सेलरेशन वगैरह वो जस्ट चिल नॉर्मल रहना है आपको। तो बाय एक्सिस में आपका माइनस जी के बराबर ही एक्सीलरेशन लगने वाला है, और तो आपको पर्टिकुलर कोई कंपोनेंट नहीं लेना, आपका उसी बेसिक पे ये नीचे आ रहा है। आपकी मतलब वेलोसिटी एक ही उसमें आपकी बाय एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इसके लिए आप को लोड नहीं पालना, और आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो टी इज इक्वल टू √2h बाई जी के बराबर। तो इधर से आप रेंज निकाल लोगे, रेंज इज इक्वल टू यू टी इज इक्वल टू यू √2h बाई जी के बराबर, और एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आपका बाय कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो होने वाला है बी वाई इज इक्वल टू जी टी
और एक्सीलरेशन जो आपका मतलब सॉरी जो आपका एंगल होने वाला है पर्टिकुलर टाइम पे हॉरिजॉन्टल और जो आपकी वेलोसिटी है उसके बीच में, वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके बीच में, वो आपको मिलेगा टेन इनवर्स बी वाई अपॉन यू से। ठीक है, ओके। और जो आपका बी रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो आपको मिलेगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर से। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। यदि आप इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करोगे तो आप अब इधर आपकी जो आपकी एज्यूम्ड एक्सेस है उनको चेंज कर लोगे। जैसे कि इधर मैंने इस एक्सिस को एक्स एक्सिस ले लिया हूँ, इधर मैंने ये वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस एज्यूम कर लिया हूँ और ये वाली एक्सिस को बाई एक्सिस एज्यूम कर लिया हूँ, तो जिससे मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी होगी। तो इधर ये आपका पर्टिकुलर एंगल थीटा पे आपकी इंक्लाइंड है और आपने फेंका बॉल को अल्फा एंगल पे। तो इधर जो आपका टाइम पीरियड होने वाला है अब आपकी एज्यूम्ड एक्सिस के हिसाब से टाइम पीरियड आपका होएगा 2u/a अपॉन a के बराबर, और u/y आपका u साइन अल्फा के बराबर होएगा। और जो आपका ए बाय होएगा वो आपका जी कॉस थीटा के बराबर होने वाला है। अब इधर यदि आप एच की बात करोगे जो आपकी मैक्सिमम हाइट होगी वो इधर जो आपने एक्सिस एज्यूम करे हो उसके बेसिक पे यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर अपॉन टू यू अपॉन 2a/y के बराबर होने वाली है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा। जैसे कि आपको अब मैं बताता हूँ कि मैंने इधर जी कॉस थीटा बाई एक्सिस में कैसे लिया और जो आपका यू साइन अल्फा था उसको आपने कैसे लिया। जी को आपने ऐसे लिया जी कॉस थीटा, जैसे कि आपका जी जनरली नीचे लग रहा था, तो आप जी और ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा कैसे आया, ये आपका जनरली ये थीटा था जब आप इधर बनाओगे तो आपका जनरली थीटा इधर निकल के आने वाला है। आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इधर आपका थीटा है तो इधर आपका जी ही कॉस थीटा हो जाएगा, इधर आपका जी साइन थीटा हो जाएगा। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कभी आपका परपेंडिकुलर में साइन थीटा वाला कंपोनेंट आने वाला है। ठीक है, और ऐसे ही आपका जब इधर आपका अल्फा एंगल था तो इधर आपका यू कॉस अल्फा हो जाएगा एक्स एक्सिस में, और इधर आपका एज्यूम बाई एक्सिस में यू साइन अल्फा हो जाएगा। तो इस बेसिक पे आप एच की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब अपन जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज के लिए आपका x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर के बराबर आने वाला है। और जो आपका ए एक्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका साइन क्या आने वाला है। जैसे कि यदि आप अप जा रहे हो तो आप नेगेटिव ले सकते हो, अप साइड आप -g ले सकते हो 1/ax को। ठीक है, तो इधर जो आपका रेंज का फॉर्मूला आने वाला है वो यू कॉस अल्फा डॉट टी माइनस 1/2 जी साइन थीटा डॉट टी स्क्वेयर। अभी तक आप रेंज के लिए केवल इतना फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे क्योंकि जो आपका एक्स था वो वो आपका 0 के बराबर था। बाकी इस केस में जो आपका एक्स है वो -g साइन थीटा के बराबर है, तो इसके लिए आपको रेंज का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब नेक्स्ट केस जो आपका आता है यदि आपकी डाउन द प्रोजेक्टाइल हो रही है, अभी तो आपने ऊपर फेंका था, अब यदि आप नीचे फेंकते हो तो जो आपका टाइम पीरियड होने वाला है 2u/a/y के बराबर ही होने वाला है। बस कंडीशन ये है कि जो आपका यू बाय और ए बाय है वो आपने कैसे एज्यूम किया इधर, अब आपको उसके बेसिक पे लिखना है। तो आपने जनरली वैसे ही एज्यूम किया है, बस आप जो आपका एक्स है उसमें आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे, क्योंकि आप डाउन साइड आओगे तो आप जो आपका एक्स है उसको आप पॉजिटिव 1/2 जी साइन थीटा के बराबर ले लोगे। बाकी सब इक्वेशन तो आपकी वैसी आने वाली है, जैसे कि टी आपका 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा के बराबर आया, एच आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा के बराबर आया, एक्स आपका यू एक्स टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर जो आपकी जनरल इक्वेशन है उसके बेसिक पे आप जब रेंज निकालोगे रेंज इज इक्वल टू यू कॉस थीटा डॉट टी प्लस 1/2 जी साइन थीटा टी स्क्वायर के बराबर आने वाला है। अब ये जो आपका स्पेशल केस है जिसके बारे में मैंने बात कर रहा था कि जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसमें भी यदि आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए तो आपकी क्या होएगा। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग ट्रॉली, यदि आपकी ट्रॉली मूव कर रही है तो उसका इसमें आपकी प्रोजेक्टाइल क्या होने वाली, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपन चलेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब अपन चलेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आपकी यू एक्स है जो आपकी यू एक्स है वो यू कॉस थीटा प्लस बी टी के बराबर होएगा, और यू बाय आपका
BT क्या है जनरली, ये जो आपका ट्रॉली की वेलोसिटी है ना, आपने उसको BT से डिनोट किया है। आपने तो एक मान लो आप एक कार में बैठे हो, आपकी कार की कोई सी स्पीड से मूव कर रही है और आप उसमें से एक बॉल को बाहर फेंक देते हो, तो बॉल को आपकी जो कार की स्पीड है वो तो मिलेगी, और जिस स्पीड से आपने बॉल को फेंका है आपकी बॉल को वो स्पीड भी मिलने वाली है इनिशियली। तो इनिशियली जो आपकी बॉल की स्पीड है वो क्या यू कॉस थीटा प्लस BT के बराबर होने वाली है, और जो आपकी बाई एक्सिस में है वो यू साइन थीटा के बराबर होने वाली है। ठीक है। अब जो इधर आपका टी आएगा U साइन थीटा अपॉन जी के बराबर, H आएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G के बराबर, जो X आएगा UX T के बराबर आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन तो अभी भी आपका जीरो है। एक्सीलरेशन आपका प्रोजेक्टाइल के केस में जीरो नहीं था, क्योंकि उसमें आपने पर्टिकुलर एक्सिस एज्यूम किए थे। बाकी इस केस में जो आपका एक्सीलरेशन वो दोबारा जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो इधर आपका UX T के बराबर आपका R है। इधर आप अब UX की जगह कौन सी आप वेलोसिटी यूज़ करोगे, U cos थीटा प्लस BT आप यूज़ करोगे। ठीक है। और जो आपका टाइम के वो U साइन थीटा अपॉन G के बराबर यूज़ करोगे। इस केस में यदि आपसे मैक्सिमम रेंज पूछेगा, तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और इक्वल टू जीरो कर दोगे। जो आपका मैक्सिमा और मिनिमा है वो आपका जब डिफ्रेंशिएशन जीरो के इक्वल आता है उसी पे लाई करता है, तो इधर से आपका मैक्सिमा आ जाएगा। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि रेन मैन प्रॉब्लम। तो इसमें रेन मैन प्रॉब्लम में क्या है, मतलब बारिश हो रही है तो आपका छाता आप किस एंगल पे रखोगे जिससे आपके ऊपर पानी ना आए। ठीक है। तो ये आपकी रेन मैन प्रॉब्लम्स कहलाती है। इधर आपका जैसे कि ये आप इस तरफ भाग रहे हो और बारिश सीधी हो रही है, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि बारिश ऐसी हो रही है। आपके लिए जो इस वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो उसके बेसिस पे मैन को ऐसा लगेगा कि बारिश ऐसी हो रही है। क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी जो आपकी रहेगी वो ऐसी आने वाली है। ठीक है। अब यदि आप टेन थीटा की बात करोगे, तो टेन थीटा की जब आप बात करोगे तो वो BM अपॉन BR के बराबर होने वाली है। BM आपका इधर है, BR इधर है, तो जो आपका टेन थीटा आएगा वो BM अपॉन BR के बराबर आएगा। अब वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो आपकी आएगी वो आपकी अंडर रूट BM स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर के बराबर आने वाली है। और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आप ऐसे भी लिख सकते हो, BR माइनस BM के बराबर आने वाली है। इधर से आपने मैग्नीट्यूड निकाला, इधर से आपने डायरेक्शन निकाली कि यहाँ भैया कौन कौन सी डायरेक्शन में क्या क्या रेशो है जो आपकी रेन की है उसके लिए। ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो आपकी आती है रिवर स्विमर प्रॉब्लम। रिवर स्विमर प्रॉब्लम क्या कहती है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम में आपको इधर सबसे पहले ये चीज़ें याद रख लो। रिवर स्विमर चलो तो वो चीज़ें आप एक बार देख सकते हो। जनरली जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट आपका डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग एक्स एक्सिस। ड्रिफ्ट आपका डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके लिए आपकी कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए आपकी कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए आपकी एक तो रिवर की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है कि भैया आपका रिवर की जो वेलोसिटी थी उस बेसिक पे आप किधर फ्लो करते हो, और दूसरी आपकी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है जो आपकी रिवर की डायरेक्शन में हो, आपकी जो रिवर की डायरेक्शन में हो या अपनी तो रिवर से अपोजिट डायरेक्शन में हो। जो आप जब आपका जब आप जैसे कि स्विम कर रहे हो तो उस टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी रिवर की डायरेक्शन में रहेगी और रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये बेसिकली आपने क्लास 9th में मैथ में भी यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 में आपने मैथ में ये पढ़ा है। उधर आप अप स्ट्रीम लोअर स्ट्रीम ये ऐसी बातें करते थे कि अप स्ट्रीम आप जा रहे हो तो आप किधर फ्लो जाओगे और लोअर स्ट्रीम में आप जा रहे हो तो आप किधर जाओगे। तो इधर भी वही है, यदि आप रिवर के साथ में जा रहे हो तो आप किधर तक बहते हुए जाओगे आपको वो बताना है। वो आपकी ड्रिफ्ट होएगी। तो आप ड्रिफ्ट निकालने के लिए ड्रिफ्ट निकालने के लिए क्या करोगे, जो आपकी रिवर की स्पीड है उसमें से माइनस कर दोगे आपकी स्पीड का वाला कंपोनेंट जो आपका रिवर की डायरेक्शन में, इनटू आप टाइम पीरियड कर दोगे कि ये आपको टाइम पीरियड कितना लगा। और आप टाइम कैसे निकालोगे, टाइम निकालने के लिए अब आप पर्टिकुलर जो आपकी विड्थ है रिवर की, टाइम आपको उसको क्रॉस करने में कितना लगा, तो विड्थ अपॉन में जो आपकी
का बाय वाला कंपोनेंट है, मतलब जो ये क्रॉस करने वाला कंपोनेंट है अपॉन में उससे निकाल दोगे। बेसिकली आपको पता है ना, टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस के बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो आप। सॉरी मैंने गलत कह दिया। अब वेलोसिटी आपको पता है ना, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर। तो आपका जो टाइम हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो जब आपका टाइम इधर से आप निकालोगे तो वो आपका बिट अपॉन बी एक्स आर आप मतलब जो आपकी स्विमर की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, उसका कॉस्ट वाला कंपोनेंट आपको लेना है। ठीक है, यदि आपने थीटा ये एज्यूम किया है, यदि आपने थीटा ये एज्यूम किया है तो उसका कॉस वाला कंपोनेंट आपका ये वाला डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, तो इस बेसिक में आप निकाल सकते हो कि आपका जो टाइम है वो कितना लगेगा। टाइम निकाल लिया एक बार आपने तो आप ड्रिफ्ट निकाल सकते हो। और यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी ड्रिफ्ट जीरो कब होएगी, तो ड्रिफ्ट जीरो जब ही होएगी जब आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर के साइन थीटा वाले कंपोनेंट के इक्वल होएगा। और आप याद रखना जो आपने थीटा लिया है वो ये लिया है। ठीक है, तो जब आपका जो आपकी रिवर की स्पीड है वो यदि आपके स्विमर की स्पीड के साइन थीटा के कंपोनेंट के इक्वल होगी तो उस केस में आपकी ड्रिफ्ट जीरो होने वाली है। अब अगली चीज़ जो आप याद रखोगे, आप स्विमर की स्पीड कैसे निकालोगे। स्विमर की पर्टिकुलर स्पीड आप कंडीशन फॉर क्रॉसिंग इन मिनिमम टाइम, यदि आपको मिनिमम टाइम निकालना है कि कितना मिनिमम टाइम है जिसमें वो क्रॉस कर सकता है, तो मिनिमम टाइम के लिए आप क्या करोगे, मिनिमम टाइम के लिए आप इसको मैक्सिमम कर दोगे। इसको मैक्सिमम कर दोगे तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है। तो इधर से आपका जो मिनिमम टाइम आएगा, देख रहे हो ना आप, वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही आपने इसको मिनिमम किया, आपका टाइम को आपने मिनिमम किया, ये आपका मैक्सिमम आ जाएगा। मैक्सिमम ये बी एक्स आर के इक्वल होएगा। तो इधर से आपको टी मिनिमम इज इक्वल टू बिट अपॉन बी एक्स आर। और ऐसे ही अब यदि आपका मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट बी एक्स आर का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और 10 फाई आपका बी एस आर अपॉन बी आर के बराबर होने वाला है। अब कंडीशन फॉर ड्रिफ्ट टू बी जीरो, आपकी ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है, जैसे कि मैंने बताया बी आर इजक्वल टू बी एस आर साइन थीटा के बराबर आपका होने वाला है। ठीक है, और आपको ये याद रखना है यदि कभी भी आपका बी एस आर से बड़ा है तो उस केस में आपका ड्रिफ्ट कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। और मिनिमम कब होएगा, ड्रिफ्ट मिनिमम होएगा जब आपका थीटा, आपको ये सब याद नहीं रखना कि कैसे आया, आपको बेसिकली पता है डी आर बाई डी, मतलब जब भी आप डिफ्रेंशिएट करते हो जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिलता है तो आप इधर मिनिमम निकाल रहे हो तो मिनिमम के लिए जो आपको रिजल्ट है वो याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी एस